हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं आप सभी के सामने यहाँ पर व्याकरण लेके आया हूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, तो आज हम यहाँ पर इंग्लिश सीखेंगे। तो जो हम इंग्लिश है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हम शुरुआत करेंगे, एक एक पॉइंट बताते चलेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो कि टॉपर स्टडी दक्ष के नाम से यहाँ पर मेरा चैनल है। और आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आसान तरीके से हम ग्रामर सीखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे, हम बहुत सारे एग्जाम पेपर देते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि हमारे जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो लगभग छूट जाते हैं। बहुत सारे इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं। तो हमने बिल्कुल डरना नहीं है और मेहनत के साथ में आगे बढ़ते चलना है। तो इसलिए आप सभी के सामने मैं लेके आया हूं इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे पराय भाषा के नियम के रूप में विस्तृत करते हैं। वास्तव में भाषा की कोई नियम नहीं है। यदि हम नियम की बात करें तो नियम पहले बनते हैं, फिर खेल की तरह भाषा। भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई है। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से भावनाओं का आदान प्रदान है। वक्त के साथ शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करते गए और वह आज भाषा या बोली का रूप ले लिया है। और सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय में भाषा का प्रतिबिंब है। तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। दुनिया में कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरलता निपुणता से बोलते हैं। हमें ही लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं। लेकिन यदि बात हो अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की, तो शायद पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यह आपको कुशलता, तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है। जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझते हैं, तो आप किसी व्यक्ति या किताब के बिना ही समझ सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ पर टॉपिक रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे आज। जनरली वी यूज वर्ड इन ग्रुप। सामान्य तौर पर क्या है, हम सेंटेंस को यूज करते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। पैटर्न देखते हैं ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है। तो हिंदी में जैसे कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, पढ़ते हैं ना, कारक पढ़े होंगे आप सभी ने। तो जो इंग्लिश है,
इंग्लिश में कर्ता को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। अपनी कॉपी के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर धीरे धीरे आप नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कर्ता है वो कौन है? सब्जेक्ट है, और कर्म है वो ऑब्जेक्ट है। कर्ता को सब्जेक्ट बोलेंगे और ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? कर्म को बोलेंगे। और जो क्रिया हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ब बोलेंगे। ठीक है। जैसे सब्जेक्ट है, झनकार है, जनकार। अब कर्म क्या हो रहा है? खाना, खाना। और क्रिया क्या है? जो कार्य मतलब हो रहा है, क्रिया हो रही है तो खा रही है। तो झनकार है, ये कोई नाम है, तो झनकार खाना खा रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन हुआ? झनकार, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? खाना, और क्रिया क्या हो रही है, यानी कि वर्ब क्या है? खा रहा है। झनकार खाना खा रहा है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो कर्ता है सब्जेक्ट है, वर्ब है जो क्रिया है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने क्या किया? पहले सब्जेक्ट को रखा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे क्रिया को। तो अब सेकंड पॉइंट में हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट ऐसे कैसे रह गया, और सेकंड नंबर पे क्या आ गई? वर्ब आ गई। ठीक है। वर्ब आ गई। वर्ब के साथ में इज के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया, और प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जनकार है, जनकार इज ईटिंग, ईटिंग। रहा है, रहे हैं, रही है। तो इसके लिए आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो जनकार इज ईटिंग द फूड, यानी कि जनकार क्या कर रहा है? भोजन खा रहा है। ठीक है। तो सब्जेक्ट को देखेंगे, दिस सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु मीन्स कौन। तो यहां पर हु मीन्स जो भी होता है। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। वर्ब, वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। तो कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट देखेंगे यहां पर, दी ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। तो यहां पर हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो यहां पर हम सेंटेंस के भाग देखेंगे। इस सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड से और predict something about that subject, so every sentence have two parts। तो यहाँ पर नंबर एक सब्जेक्ट में ए पर्सन एंड थिंक्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नो एज सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो तो कर्ता कहलाता है। दोबारा देखेंगे लाइन को। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो तो कर्ता कहलाता है। तो सेकंड नंबर पॉइंट है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। तो यहां पर समथिंग विच इज सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे और विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। जनकार है, प्लस में इज ईटिंग द फूड। तो सब्जेक्ट कौन है? जनकार है, और यहाँ पर प्रेडिकेट है जो यहाँ पर इज ईटिंग द फूड है। जनरली sentences आर ऑफ 5 टाइप्स। तो एसरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो आगे हम यहाँ पर एक नंबर का पॉइंट देखेंगे जिसको निश्चयात्मक वाक्य बोलेंगे, एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से बात या कथन कहा जाए उसे साधारण वाक्य यानी कि निश्चयवाचक निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। ए सेंटेंस विच सेंटेंस समथिंग विच सो अफर्मेटिव इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जनकार एक होशियार लड़का है, तो जनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बी पॉइंट देखेंगे नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच सो डेनियल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेरोगेटिव में देखेंगे नंबर 2 पॉइंट में प्रश्नवाचक में, ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरी अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप। ये दो तरीके के होते हैं। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आता है। तो क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? इज सुनील एन होनेस्ट बॉय। क्या राम पढ़ रहा है? विल राम बी रीडिंग। सेकंड नंबर का पॉइंट है इसी का, सेंटेंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले शब्दों वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। तुम्हारा जो प्रधान अध्यापक है वो कौन है? हु इज यूर हेडमास्टर। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज यूर नेम। तो आप देखेंगे 3 नंबर का यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य है। ए सेंटेंस विच शो ऑर्डर एडवाइस सजेशन प्रोहिबिटेशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यहाँ आइए कम हेयर, तो ऑर्डर की बात की है। दरवाजा, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। प्लीज शट द डोर, रिक्वेस्ट की है। धूम्रपान मत कीजिए। डोंट स्मोक, यहाँ पे प्रोहिबिटेड जो आदतें हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि कामना सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शो ए विश ए ब्लेसिंग और प्लेयर इज नो एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो इच्छा, प्रार्थना या शुभ कामना आदि दर्शाते हो कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश में से प्रारंभ होते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, आपकी यात्रा सुखद हो। विश यू हैप्पी जर्नी, ब्लेसिंग। आपका भाग्योदय हो, तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे ब्लेसिंग के तौर पे यहाँ पे सेंटेंस है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे यू लिव, मे यू लिव लॉन्ग, विश कर रहे हैं। और भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, प्रेयर। तो मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्य
ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर का पॉइंट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस विच शो मेंटल पैशन थॉट्स सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नो एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों का मानसिक भावनाओं को प्रकट करे विस्मय या आदिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मय आदिबोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये एक सा बना हुआ है ना, एक के नीचे छोटी सी बिंदी है, इसको विस्मय आदिबोधक चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाह वाह, तो यहाँ पे देखो चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। हर आवर देम हैज वॉन द मैच हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अनिल यहाँ है, हो अनिल हिज हियर ऑफ, यहाँ पे भी देखे उड़ीसा में कई लोग मरे, एल्स मैनी पीपल डाइड एंड ओडिशा। तो व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके विस्मय आदि बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्य के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल, जानकार कितना अच्छा है, तो यहाँ पे विस्मयादिक बोधक चिन्ह लगाया गया है। वट ए गुड बॉय जानकार इज, वे कितने धीरे चल रहे हैं। तो हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद है जो ए वर्ड आर स्पोकन और राइटिंग टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर और क्रिएट मैनेजफुल सेंटेंस। द interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used in order to get the proper sequence of word and deliver the correct message. We must understand the different categories or parts of speech. 8 different parts of speech have been identified in the English language on the basis of which one can create and deliver a sentence with the proper content and message. तो यहाँ पर किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है और वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव और अर्थ में पेश करना पाना एक अच्छी भाषा के जानकार सही पहचान है। शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है वाक्य की श्रेणी का है। शब्दों के उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने 8 मुख्य वर्गों में बांटा है और इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी सब भाषा कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पर शब्द भेद इस प्रकार है। तो आज हम इस पार्ट में सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे नाउन जो की संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियो ऐसे ही लेके आता रहूंगा और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।